Hello everybody, welcome back once again in this chemistry class। और शाहू स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए पढ़ाई चालू है यहाँ पर। तो हम लोग लास्ट टाइम एसिड बेस की बात कर रहे थे। एसिड का क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ये हमारा हो चुका था। एक क्लासिफिकेशन उसमें रह गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे कोई भी चीज दो ही तरह की हो सकती है, या तो वो स्ट्रांग होगी या वो वीक होगी। तो यानी कि स्ट्रेंथ के बिहाफ पर एसिड दो तरह का हो सकता है, या तो स्ट्रांग एसिड या वीक एसिड, ठीक। कैसे पता लगेगा कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है? तो ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब हो गया अपने आयंस में टूटना, ठीक है। और अगर एसिड डिसोशिएट होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। भाई एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उसके डिसोशिएट होंगे, H प्लस बनाएंगे, उतना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, है कि नहीं है। एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं हमको। HCl, H2SO4, HNO3 और HClO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिसोसिएशन बहुत हाई है। अगर बात की जाए वीक एसिड की, तो वीक एसिड होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर इनके 100 मॉलिक्यूल मान लो वाटर के अंदर मिलाए जाए तो 100 H प्लस नहीं बनेंगे, 30-40 समथिंग ही बनेंगे, यानी कि सारे मॉलिक्यूल उसके डिसोशिएट होते ही नहीं है, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकलेगा। इसकी बात समझ आ गई। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारा, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बोनिक एसिड, हमारा एसिटिक एसिड, हमारा फॉर्मिक एसिड, हमारा सल्फ्यूरस एसिड, HNO2 और H2SO3, ये सारे हमारे वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। अगली बात सुनिए। तो स्ट्रेंथ के बिहाफ पर एसिड कैन बी टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। वीक एसिड विच डिसोशिएट पार्शियली, पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होंगे, लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालेंगे। और ये है उनके एग्जाम्पल। हमको कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे कार्बोनिक एसिड का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको ये चार पता होने चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और किसी चीज की। एसिड की तो हो गई हमारी जितनी मेन मेन बातें थी। अब जरा एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, देखो समझो। सबसे पहली बात, जनरली एसिड कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। जनरली एसिड्स में कोई कलर नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, ओडरलेस भी होते हैं, या तो ओडरलेस होते हैं या बहुत ही पंगेंट स्मेल में होती है जनरली, ठीक है ना। पंजेंट स्मेल मतलब बहुत ही खट्टी सी और तीक्ष्ण सी जो बदबू होती है, उसी टाइप की स्मेल होती है। तीसरा ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में कि एसिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। जैसे सॉलिड में हमारा होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। लिक्विड में हमारा है H2SO4, HNO3। और गैसीय स्टेट की अगर बात किया जाए तो हमारा HCl, HBr, ये सब गैसीय स्टेट में पाए जाने वाले एसिड हैं। इनको हम बाद में वाटर में डिसॉल्व करके इनको हम लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, एक्वस फॉर्म में, लेकिन जनरली गैसियस फॉर्म में है HCl, HBr, ये सब। और इसके अलावा भी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड तो नहीं है, लेकिन एसिडिक गैस है। वो गैस एसिडिक नेचर की है, तो उसको भी मान सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब हमारे एसिडिक नेचर की गैसेज हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ठीक। और टेस्ट कैसा है इसका, आपको पता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर, बोले तो खट्टा। और छठा एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो चीज अपने एक्वस स्टेट में, यानी कि पानी में मिलाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
क्लियर? तो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? देखो इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, जो चीज आयंस बनाती है, आयन प्रोड्यूस करती है, जैसे एसिड बेस सॉल्ट, ये तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक्वस स्टेट में यानी कि पानी में मिलाने पे वो H प्लस आयन बनाएंगे, तो नेगेटिव आयन भी बनाएंगे, तो आयंस बनेंगे प्लस माइनस। तो फिर अगर लिक्विड के अंदर आयंस बन रहे हैं प्लस माइनस, तो वो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करती है। क्लियर? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो पता होनी चाहिए एसिड के बारे में, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम ले लेते हैं आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन, किस तरह का आयन का फॉर्मेशन करता है एसिड? सबसे बड़ा है अभी कि हमें पता ही है कि एसिड H प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। और इसका डिसोसिएशन हम लोग देख चुके हैं पहले लेक्चर में अपने, कि किस तरह से एसिड किस तरह से आयन बनाता है। ये सारी चीजें तो हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये भी एक तरह की केमिकल प्रोसेस ही है, इसको भी मान सकते हैं केमिकल एक्टिविटी है। देखो समझो, डाइल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? डाइल्यूशन का मतलब तो समझते हो ना, किसी चीज में पानी वानी मिला के उसको डाइल्यूट करना, दैट इज डाइल्यूशन। ठीक है? एसिड का डाइल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसिड का जो डाइल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एसिड को डाइल्यूट करते समय हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है। इसीलिए आप एसिड को जिस बर्तन में डाइल्यूट कर रहे होगे, जिस भी बर्तन में एसिड को डाइल्यूट करोगे, जिस भी वो बीकर या जो भी चीज होगी वो गर्म हो जाएगी। एसिड और पानी जब मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है, इसलिए बीकर या बर्तन जो भी होगा वो गर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रिकॉशन बरतना है, हमको एक ध्यान देना है कि एसिड को डाइल्यूट करते समय कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है। आपने एसिड लिया, एसिड के अंदर अगर पानी मिलाया तो वो बहुत डेंजरस है। आपको क्या करना है? पानी के अंदर एसिड मिलाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपको करना है पॉर एसिड इन वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, और स्टिर करते हुए, उसको स्टिरिंग भी उसकी करनी है, उसको हिलाते रहना है, ताकि एसिड की लेयर ऊपर जम ना जाए, क्योंकि नीचे पानी की लेयर, ऊपर एसिड की लेयर, तो बूम होने के चांसेस हैं उसमें। यानी कि वो थोड़ा एक्सोथर्मिक है, तो हो सकता है आग वाग लग जाए या एसिड छलक के बाहर आ जाए, पूरी पॉसिबिलिटी ऐसी। तीसरा है हमारा एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड रिएक्शन विद मेटल्स। अब एसिड रिएक्शन विद मेटल को सही से समझने के लिए आपको वो तो आता ही होगा, क्या बोलते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी है, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, तो जितने भी एसिड हाइड्रोजन के ऊपर हैं, दिख रहे हैं जहां पर, ये सारे के सारे एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। यानी कि एसिड प्लस मेटल की जो रिएक्शन होगी तो उसमें बनेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर? ये पता होना चाहिए। रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। एसिड की रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होगी। ठीक है? अब क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि मान लो एसिड ले लिया आपने HCl, सपोज करो हमने तीन रिएक्शन में तीनों बार एसिड कॉमन लिया है HCl, और इसके साथ हमने मेटल एक बार ले लिया सोडियम, एक बार हमने ले लिया मैग्नीशियम, और एक बार हमने ले लिया एल्यूमिनियम। मान लो ये तीन मेटल ले लिए। क्लियर? क्या होगा? हमें पता है कि एसिड और मेटल की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कॉमन है, और एक बनेगा सॉल्ट। अब समझो हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा एसिड से, बचा क्या? क्लोरीन और सोडियम मिलके बनाएंगे NaCl। यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलके बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोरीन मिलके बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3। ओके? ठीक है? इसके अलावा और भी एसिड ले सकते हो, जैसे H2SO4 ले लो, फास्फोरिक एसिड ले सकते हो आप, और एक ऑर्गेनिक एसिड के तौर पे आप एसिटिक एसिड ले सकते हो। ठीक है? हमने यहाँ पर ये 6 एसिड ले लिया। अब इनके साथ मेटल में ले लो सोडियम, एक बार ले लो
कैल्शियम, यहाँ ले लो पोटेशियम, यहाँ ले लो एल्यूमिनियम, यहाँ ले लो जिंक, और यहाँ ले लो मान लो फिर से सोडियम। ठीक है, सारी रिएक्शन कॉमन है। क्या रिएक्शन है? एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में हो रही है। एंड वी नो वेरी वेल दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन गैस रिलीज along with सॉल्ट, सॉल्ट भी बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस एसिड से निकलेगा, H H H H, और एसिडिक एसिड में H यहाँ से निकलता है, जो ऑक्सीजन के साथ कॉर्नर पे होता है वो वाला। तो हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बचेगा? सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ बचेगा हाइड्रोजन निकलने के बाद ये फॉस्फेट आयन, तो बनेगा पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है K3PO4 प्लस H2। यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट यानी कि AlPO4 प्लस H2। यहाँ बनेगा CH3COO बचेगा यानी कि एसीटेट, तो बनेगा जिंक एसीटेट। फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO ब्रैकेट बंद बाहर जिंक। यहाँ बनेगा सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COO Na प्लस H2 प्लस। ठीक, तो देखा किस तरह की रिएक्शन है। वे जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में होती है तो क्या होता है? बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसके बाद एक चीज और पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, अब हाइड्रोजन गैस कैसी है? कलरलेस है, कलर तो होगा नहीं, और ओडरलेस भी है, यानी कि कोई महक भी नहीं है। हाँ जी, हाइड्रोजन गैस कलरलेस भी ओडरलेस भी है, तो फिर कैसे पता लगेगा? हाइड्रोजन गैस की एक खासियत है कि यह हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जलने वाली गैस है ये। ठीक है ना, इसीलिए इसे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहते हैं। आने वाले समय में हाइड्रोजन ही पेट्रोल, डीजल इन सब की जगह लेने वाला है। ठीक है, इन्फ्लेमेबल भी है और पॉप साउंड के साथ में चलता है। पॉप साउंड और पेल ब्लू कलर इसके अंदर बनता है। जब हाइड्रोजन को आप जलाओगे, मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन बन रही है, तो वो जब निकलेगी तो वहां पर अगर जलती हुई माचिस की तीली या कैंडल वगैरह लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ में चलेगी, ब्लू कलर भी वहां पे दिखेगा, और इनफ्लेमेबल तो होती है, तभी तो ये सब हो रहा है। क्लियर? तो ये बात पता होनी चाहिए थोड़ी सी। इसके बाद एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, इसमें एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके साथ में मेटल रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पर मान लो अगर कोई रिएक्शन होगी, सपोज करो मान लो नाइट्रिक एसिड के साथ में हमने ले लिया सोडियम, रिएक्शन कैसी होगी देखते हैं जरा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन की जगह बनेगा वाटर, प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में से कोई ना कोई गैस भी बनेगी। दोनों में से कोई भी गैस बन सकती है, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसका। और साथ में बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इस तरह की रिएक्शन होगी। तो याद रखना है कौन सा एसिड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एसिड जनरली मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। आंसर है नाइट्रिक एसिड। लेकिन इस एक्सेप्शन में भी एक और एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? होता यह है कि अगर बहुत ज्यादा वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया जाए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड ले लिया जाए, बहुत ही 1 to 5% या 1 to 10% सोल्यूशन अगर ले लिया जाए नाइट्रिक एसिड का, और उसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम या मैंगनीज से करवा दी जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ऐसा भी होता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। कैसे? जैसे कि नाइट्रिक एसिड लिया है हमने, और मान लो इसके साथ में हमने ले लिया मैग्नीशियम, नीचे लिख दिया वेरी वेरी डाइल्यूट, काफी ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। क्या बनेगा? बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, और बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बनेगा हाइड्रोजन। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से दो मेटल्स के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया जाए, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आंसर है मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है ना, दोनों एम से हैं, याद होनी चाहिए।
ओके, मिटाते हैं इसको। तो एसिड और मेटल की रिएक्शन के इतने ही मेन मेन पॉइंट थे, हमने सामने सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद एसिड की रिएक्शन होती है बेस के साथ, ठीक है, एसिड रिएक्शन विद बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? एसिड और बेस की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में? एसिड और बेस की रिएक्शन में बनता है, रिजल्ट यहाँ पर आएगा सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन में सॉल्ट के साथ में वाटर बनेगा, तो इसी से हम इस रिएक्शन को पहचान पाते हैं। वाटर कैसे बनता है? देखो, H प्लस निकालता है एसिड, OH निकालता है बेस, दोनों मिलके बना देंगे वाटर। और इसके अलावा जो भी बचेगा वो सारा का सारा मिला के सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो HCl आपने एक एसिड ले लिया और बेस आपने ले लिया NaOH। तो देखो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से OH मिलके बना देंगे वाटर, और यहाँ बचा Na और यहाँ बचा Cl, तो मिलके बनेगा NaCl। बात समझ आई? इसी तरह से मान लो तुमने ले लिया H2SO4 एसिड और बेस तुमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? यहाँ से H2, यहाँ से OH मिलके बनेगा H2O, और बनेगा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO। ओके, और भी ले सकते हैं एसिड यहाँ पे। नाइट्रिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा दो मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। फिर से वही खेल, बेस से OH, इससे H मिलके बनेगा वाटर। यहाँ बचा NO3 नाइट्रेट, यहाँ बचा कैल्शियम, बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, तो यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी। ठीक है, इसके बाद एसिड की एक रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कार्बन कंपाउंड वाले में। क्या है? एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट समझते हो ना? कार्बोनेट का मतलब हो गया जिसके अंदर CO3 आयन प्रेजेंट है, और बाइकार्बोनेट मतलब जिसके अंदर HCO3 आयन प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी होती रिएक्शन? देखो, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से करवाई गई तो रिएक्शन में बनता है सॉल्ट। एसिड बेस की किसी भी रिएक्शन में सॉल्ट तो बनता ही बनता है, सॉल्ट तो कॉमन है, और वाटर। और क्योंकि कार्बोनेट है, CO3 आयन है, इसलिए यहाँ पर गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना, एसिड की रिएक्शन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और दूसरा कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ले लिया तुमने HCl, मेटल कार्बोनेट में आप मान लो ले लो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लो, देखो मैं तुम्हें दोनों रिएक्शन करवा के दिखा रहा हूँ। हमने दोनों में एसिड कॉमन रखा है, HCl, यहाँ पर लिया कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप कार्बोनेट लो चाहे बाइकार्बोनेट लो, रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम कम सब कुछ सेम बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बनेगा? देखो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो पहले बना दो CO2, वाटर बनेगा तो बना दो H2O। क्लियर? बचा क्या? कैल्शियम और क्लोरीन, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे भी देखो, इस रिएक्शन में भी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कैल्शियम और क्लोरीन मिलके बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड। देखो, रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन में एसिड कॉमन है, HCl। मेटल कार्बोनेट है एक में कैल्शियम कार्बोनेट, एक है में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, लेकिन रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगी। इस रिएक्शन की यही स्पेशलिटी है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एक और एसिड के तौर पे ले सकते हो, जैसे मान लो H2CO3 ले लो, नहीं H2CO3 नहीं, H2SO4 ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड लो कोई, H2SO4 प्लस, हमने ले लिया मान लो सोडियम कार्बोनेट, और हमने फिर से H2SO4 लेके मान लो हमने एक बार ले लिया पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट लो या बाई कार्बोनेट लो, कोई फर्क नहीं है यार, एक ही रिएक्शन है, सेम ही सब कुछ होता है। तो बनेगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और बनेगा वाटर H2O। इस रिएक्शन में भी बनेगा CO2 प्लस बनेगा वाटर H2O। आगे देखो क्या होने वाला है,
यहाँ बचा है सल्फेट, यहाँ बचा है सोडियम, दोनों मिलके बनाएंगे सोडियम सल्फेट। तो आएगा सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, बचा क्या, पोटेशियम और सल्फेट। तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। आई बात सुनने। तो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन का तरीका क्या बताया था, इनफ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है, पॉप साउंड के साथ में जलती है ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में। और कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए बहुत फेमस हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लाइम वाटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 तक का। देखो क्या होगा, CO2 डिटेक्शन। कैसे पता लगेगा कि ये जो गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में ये CO2 ही है। तो इसके लिए हम करते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट। अब ये लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर को समझते हैं पहले। देखो एक समझो, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। और अगर ये एक्वस फॉर्म में है यानी कि पानी में मिला रखा है इसको, तो इसको बोलेंगे लाइम वाटर। लाइम वाटर। और ये होता है कलरलेस। ठीक है ना, लाइम वाटर कलरलेस होता है। तो होगा क्या, देखो अगर आप इस रिएक्शन में लिया आपने लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, समझ में आ रही है बात। आपने एक सोल्यूशन लिया है लाइम वाटर जो कि कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, अब क्या होगा, हमें पता लगाना है कि नहीं ये जो गैस रिलीज हो रही है ये कौन सी है। तो हमें आइडिया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम एक टेस्ट करके देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये पूरा का पूरा ये चीज है कलरलेस, इनमें कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये पास किया जाएगा, इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कभी भी किसी भी बेस में हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो वो अपना कार्बोनेट बनाएगा, बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनेगा वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है और एक पीपीटी होता है यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इसी वजह से इस सोल्यूशन का कलर हो जाएगा मिल्की बोलो या बोलो व्हाइट। तो अगर लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर कलरलेस सोल्यूशन मिल्की कलर यानी कि व्हाइट कलर में चेंज हो गया, तो मतलब है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगर किसी दूसरी गैस के साथ में ये रिएक्शन करवाओगे तो लाइम वाटर का कलर चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, अदरवाइज नहीं होता। ठीक। इसी रिएक्शन की एक और बात है, अगर मान लो ये रिएक्शन होने के बाद आप आगे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते गए, जैसे मान लो हमने लाइम वाटर लिया और हमने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, कलर चेंज हो गया, व्हाइट बन गया, लेकिन हम अभी भी नहीं मान रहे हैं, हम उसमें और भी कार्बन डाइऑक्साइड पास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि वो जो व्हाइट कलर का सोल्यूशन है वो दोबारा कलरलेस हो जाता है। वो कैसे होता है समझना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये है हमारा व्हाइट। ठीक। अब इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया एक्सेस। अगर कभी इस रिएक्शन में एक्सेस लिखे देखे तो समझ जाना, यानी कि कलर दोबारा चेंज होने वाला है। तो पहले कलरलेस था, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया थोड़ा सा तो कलर चेंज हो गया मिल्की, लेकिन और पास करते गए और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो तो दोबारा कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, और इसलिए कोई कलर नहीं आएगा, कलर हो जाएगा खत्म। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहला कि लाइम वाटर टेस्ट किसके लिए बनाया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए बनाया गया, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि लाइम वाटर टेस्ट में कलर, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं। आगे पूछेगा कि जो व्हाइट कलर हो जाता है वो क्यों हो जाता है, तो व्हाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से होता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है और ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। जो चौक है ना, चौक आपका दिखने वाला, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, समझ लो एक तरह से। फिर पूछता है कि जब मिल्की कलर हो जाता है लेकिन एक्सेस CO2 पास करने पे, ज्यादा पास करने पे दोबारा कलरलेस हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हो जाता है। आई बात समझे? तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना तो कलर व्हाइट हो गया, दोबारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना तो कलर जो था वो भी चला गया। तो एक ये रिएक्शन भी है एसिड की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
लास्ट में एक रिएक्शन और देखेंगे हम, एसिड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। एसिड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो समझो। रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ये एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। जैसे मान लो अगर आपने एसिड लिया प्लस मेटल ऑक्साइड ले लिया इसके साथ में, तो ये रिएक्शन मैंने कहा कि बिल्कुल एसिड बेस की रिएक्शन है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस है, एसिड तो एसिड है, तो एसिड बेस की रिएक्शन हो गई, यानी कि ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। उस रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ठीक है। एसिड ले लो, जैसे मान लो HCl। मेटल ऑक्साइड मान लो आप ले लो सोडियम ऑक्साइड, एक बार ले लो पोटेशियम ऑक्साइड, एक बार ले लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर ले लो कैल्शियम ऑक्साइड, फिर ले लो जिंक ऑक्साइड। एसिड यहाँ पे ले लिया मान लो H2SO4, यहाँ मान लो ले लिया HNO3, फिर से ले लिया मान लो HCl, फिर से ले लिया H2SO4। सारी रिएक्शन बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सेम है। हर रिएक्शन में यही होने वाला है, सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर। तो देखो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा O, ये दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर, तो बनेगा H2O। बचा क्या, Na और Cl, तो बनेगा NaCl। H2O मिलके बनाएंगे H2O, बचा क्या, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे वाटर, तो बन गया वाटर। बनेगा मैग्नीशियम और NO3 मतलब नाइट्रेट, यानी कि MgNO3 का होल ट्वाइस। H और O मिलके बनाएंगे वाटर, यानी कि H2O। यहाँ बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl2। जिंक सल्फेट मिलके बनाएंगे ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2। क्लियर। तो आज हमने यहाँ पर एसिड की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी हैं सब खत्म कर ली हैं, ठीक है ना। लेक्चर में इतना ही है फिलहाल के लिए। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो आप अपने बुक से पढ़ लो, ठीक है ना। 9th वालों के स्टेट बोर्ड में, मतलब स्टेट बोर्ड वालों के 9th में मिल जाएगा एसिड बेस का चैप्टर। वहाँ पर इतना डिटेल में तो नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, काम चलाओ ठीक ठाक दिया हुआ है। और CBSE वालों के तो खैर 10th में पूरा चैप्टर ही एसिड बेस, उसमें काफी कुछ है कि सारी रिएक्शंस उसमें मिल जाएंगी। टाइम वाटर टेस्ट भी है उसके अंदर, ठीक है। बाकी जितना यहाँ बताया जा रहा है ये पॉइंट भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखे हैं पिछले इतने सालों में, इन्हीं सब से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी फॉर्म कर दे, कर सकते हो। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे।